हाल ही में हमारे सामने दिल्ली के अंदर एक ऐसा केस आया जिसका नाम श्रद्धा केस है, जिसने कि पूरे देश को अंदर से हिला दिया और उनकी रूह तक को कंपा दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खत्म किया और उसके काफी भयानक तरह से टुकड़े करके जंगल में फेंका। लेकिन ये ऐसा पहला केस नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही इसके जैसा ही लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक केस आज से 12 साल पहले हो चुका है, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का तो टैग नहीं मिल पाया, लेकिन ये केस वाकई में ऐसा कुछ था। इस केस का नाम है अनुपमा गुलाटी देहरादून फुल केस स्टोरी। ये एक ऐसा केस है जिसने कि इंडिया और देहरादून के ऊपर आज भी अपनी छाप छोड़ी हुई है, तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जैसे कि राजेश गुलाटी, उसकी लेट वाइफ अनुपमा प्रधान गुलाटी, उनके ट्विन बच्चे सिद्धार्थ सोनाक्षी और अनुपमा के ब्रदर सुजान कुमार प्रधान। अब ये केस स्टोरी शुरू होती है 1992 यानी कि 1992 से, जहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अनुपमा नाम की एक लड़की को राजेश गुलाटी नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका रिलेशनशिप लगभग 8 साल तक चला, जिसके बाद उन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज की राजी खुशी से लव मैरिज कर ली थी। एंड नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर कोई भी रिलीजन वाला एंगल नहीं है, लेकिन स्टिल देखो यहाँ पर ये सब हो गया था। खैर 1992 में उनकी लव मैरिज होती है और उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। राजेश के पास एक वेल पेइंग जॉब थी और अनुपमा भी ग्रेजुएट थी और वो दोनों साल 2000 में यूएस के अंदर सेटल हो जाते हैं। अब यूएस में रहते हुए छोटी मोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जो कि हर कपल और फैमिली के अंदर काफी आम बात है, और तुरंत वो खत्म भी हो जाती हैं। और उस वक्त उनके बीच की लड़ाइयां इस हद तक नहीं थी, लेकिन ये लड़ाइयां वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं और उनके बीच में थोड़ी सी दरार आ गई थी, जो कि बाद में भर भी सकती थी। अब साल आता है 2006 और उन दोनों को ट्विन बच्चे होते हैं, एक बेटा सिद्धार्थ और बेटी का नाम सोनाक्षी। अब वक्त रहते इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तभी साल आता है 2008 से 2010 का, और ये टाइम था रिसेशन का। तो उस वक्त राजेश की जॉब के अंदर दिक्कत आ जाती है और साल 2008 में ही वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर भी उनके बीच में झगड़े कम नहीं होते, बल्कि और भी बढ़ते जाते हैं, और राजेश के पास जॉब तो थी ही नहीं, तो ये झगड़े खत्म ना होकर उल्टा बढ़ते जाते हैं। अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अनुपमा अपने बच्चों को लेकर मायके आ जाती है, और राजेश को कोलकाता के अंदर एक जॉब मिल गई थी और वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। एक दिन उसकी मुलाकात वहीं पर अपनी नेबर से होती है, जो कि खुद मैरिड थी, लेकिन उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। इधर अनुपमा अपने घर पर थी, जहाँ पर वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में थी और राजेश से बात करती रहती, लेकिन खुद राजेश तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में था। अब आगे चलकर फिर से राजेश की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, जहाँ पर कोलकाता के अंदर भी उसकी जॉब चली गई थी और वो लेडी भी उसको छोड़ देती है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में कौन रहने वाला था, जबकि वो तो खुद ही मैरिड थी और पैसों के लिए उसके साथ थी। अब राजेश वापस दिल्ली आकर अनुपमा के साथ रहने लगता है, लेकिन इस बार उसको सब कुछ पता चल गया था, यानी कि उस लेडी के बारे में, और उनके बीच के झगड़े और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि इससे दोनों बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता था। और सबसे बड़ी बात कि ये वक्त था 2008 का, तो उस वक्त ऐसा कुछ होना काफी बड़ी बात हुआ करती थी और वो दोनों भी ऐसा नहीं चाहते थे। अब इसी बीच राजेश ने अपने लिए देहरादून की एक फर्म के अंदर जॉब ढूंढ ली और वो जॉब उसको मिल भी गई थी, जिसके बाद उसने अनुपमा के साथ वहीं पर शिफ्ट होने का फैसला किया, जिससे उनकी शादी बच सकती थी और सब कुछ ठीक हो जाता, और वो लोग बच्चों के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत ठीक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में उनके बीच के झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, उल्टा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब अनुपमा हर लड़ाई में उस लेडी का जिक्र करती थी और उसके बारे में सुनकर राजेश का खून खोल जाया करता। हालांकि अनुपमा की नाराजगी बिल्कुल जायज थी और उसको बिल्कुल इस चीज को खींचना चाहिए था, लेकिन इसका सोल्यूशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स था और सेपरेशन था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उस वक्त में ये सब होना काफी बड़ी बात थी और मेरे ख्याल से इन दोनों ने ही अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा था। खैर अब लड़ाइयाँ होती गई और झगड़े बढ़ते गए, और ऐसे ही साल आ जाता है 2010 और डेट होती है 17 अक्टूबर की, और एक दिन अनुपमा अचानक से ही गायब हो जाती है। दोनों बच्चे अपने पिता से ये पूछा करते कि मम्मी कहाँ पर है, तो वो उनसे ये बोल देता कि मम्मी मामा के घर पर गई हैं, कुछ दिन में आ जाएंगी। और कुछ ही दिन बीतने के बाद में अनुपमा के घर वाले भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी उससे रेगुलर बात हुआ करती थी, और अचानक से ही कॉल आना बंद हो जाए तो घर वाले परेशान होंगे ही, क्योंकि झगड़े भी इस कपल के अंदर काफी थे। अब राजेश उनसे बात करता है और वो पूछते कि अनुपमा कहाँ पर है, बात क्यों नहीं करती, तो वो ये बोलता है कि वो कहीं पर गई है, बताकर नहीं गई और जल्दी आ जाएगी। लेकिन घर वाले परेशान होते हैं और फाइनली 57 दिनों के बाद में अनुपमा का भाई देहरादून आता है, अपनी बहन के बारे में हालचाल लेता है, और राजेश उससे वही बात बोलता है कि वो कहीं पर गई है, बताकर नहीं गई, जिस पर अनुपमा के भाई का रिएक्शन ये था कि अगर बताकर नहीं गई और इतने दिन से गायब है तो उसने पुलिस के अंदर रिपोर्ट क्यों नहीं करी, जिस पर वो बोलता है कि उसको ये लगा कि शायद वो वापस आ जाएगी और फैमिली का मैटर है, पुलिस को इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व करना है। और ये बात उसके भाई को रास नहीं आती। वो ये बोलता है कि अब वो लोग ऐसे ही केयरलेस नहीं रह सकते और उन्हें अनुपमा को ढूंढना चाहिए, उसके लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और उसकी बात टालने की राजेश ने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो अपनी बहन के लिए
लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न था, तो कोई भी बात नहीं सुनता और राजेश पुलिस स्टेशन जाने के लिए मान जाता है और उसको हॉल में बैठाकर तैयार होने चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में जब वो तैयार होकर आता है तो दोनों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अनुपमा के भाई के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि अनुपमा का ही था कि भैया मैं अपनी फैमिली से और आप लोगों से बहुत दूर चली गई हूँ और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी और मुझे ढूंढा ना जाए। ये मैसेज देखकर उसको शक होता है और अजीब लगता है कि पिछले 57 दिन में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया, और अब जब वो उसको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग रिपोर्ट करने जा रहे हैं तब तुरंत ही मैसेज आ गया। वो ये मैसेज राजेश को भी दिखाता है और उसका रिएक्शन काफी ठंडा था और वो ये कहता है कि हाँ वो वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनुपमा का भाई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता और उसके मन में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस यहाँ पर राजेश से काफी पूछताछ करती है और वो यही सब बातें बताता है कि वो कहीं चली गई है और उसको पता नहीं कहाँ गई है, उनका झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में कहीं भाग गई। पुलिस ने ये बात मान भी ली, लेकिन अब किसी पर्सन की मिसिंग कंप्लेंट आई है तो पुलिस तो अपना एक्शन लेगी ही और वो सबसे पहले राजेश के घर जाती है, थोड़ी बहुत छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी और नहीं मिलता और जाने ही लगती है। और इस वक्त तक वहाँ पर उसका भाई भी था, यानी कि अनुपमा का भाई भी होता है। अब घर से पुलिस टीम जाने ही लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर घर में रखे हुए एक डीप फ्रीजर पर पड़ जाती है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। तो उसका थोड़ा सा माथा थनकता है कि पहली बात तो ये कि ये फ्रीजर बड़ी बड़ी शॉप्स के अंदर होता है और ये फ्रीजर जो होते हैं वो डोमेस्टिक यूज के लिए काफी कम यूज होते हैं और राजेश यहाँ पर ऐसा कोई काम भी नहीं करता जिसके अंदर इस फ्रीजर का इस्तेमाल हो। और सबसे बड़ी बात कि जब उसके घर में एक आम फ्रिज है तो इसका काम क्या है, तो वो ऑफिसर अपने सीनियर को इसके बारे में बताता है और अब पुलिस ऑफिसर्स राजेश से सीधा सवाल करते हैं कि ये फ्रिज यहाँ पर क्यों है, इसका क्या काम है। और ये सवाल सुनकर राजेश तुरंत ही घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और पुलिस का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी खतरनाक होता है। वो एक्सप्रेशंस को तुरंत ही नोटिस कर लेते हैं और यहाँ पर भी पुलिस ने उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए भांप लिए थे और वो समझ गए थे कि इस फ्रीजर के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने उस फ्रीजर के ऊपर लगे हुए ताले की चाबी मांगी, जिस पर उसने ये कहा कि उसे नहीं पता कि चाबी कहाँ पर है और इसकी चाबी अनुपमा रखती थी और उसने ही कहीं पर रख दी होगी। और तभी ये स्टेटमेंट जो होती है उसके ऊपर ही बैकफायर कर जाती है, क्योंकि खुद अनुपमा 57 दिन से लापता थी, मतलब लगभग 2 महीने से। और अगर ये फ्रीजर अनुपमा के सामने आया होगा तो लगभग 4-5 महीने पहले, और उसे देखकर वो इतना पुराना लग ही नहीं रहा था। और अब पुलिस ने सख्ती की और राजेश ने चाबी लाकर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने वो ताला खोल दिया और वो तो वैसे भी खोल ही लेते, उसको तोड़ देते, लेकिन यहाँ पर बस उन्हें राजेश का झूठ पकड़ना था। अब फ्रीजर के अंदर उनको बहुत सारी पॉलिथीन मिलती हैं और उन सबको एक एक करके उन्होंने चेक किया तो उसके अंदर मीट रखा हुआ था। जी हाँ, लेकिन ये कोई आम मीट नहीं था। खैर वो एक एक करके पॉलिथीन को बाहर निकालते जाते हैं और सबके अंदर मीट रखा हुआ था। तो पहली चीज तो ये थी कि इतना सारा मीट उसने आखिर रखा क्यों था, और फ्रीजर में रहने से वो मीट जम गया था, उस पर आइस आ चुकी थी और पुलिस ने उसे बाहर निकाल कर रख दिया कि बर्फ पिघलने पर चेक कर लेंगे। खैर अब जैसे ही बर्फ पिघलती है तो एक पॉलिथीन के अंदर नजर आती है एक हाथ की उंगली और ये मीट ह्यूमन मीट था। और जो पुलिस वाले इसको बाहर निकाल रहे थे उनकी भी 2 पल के लिए रूह कांप गई थी कि आखिर ये है क्या और कैसे है। और ये बॉडी पार्ट्स किसी और के नहीं बल्कि अनुपमा के ही थे, जिसका कातिल उनके सामने ही खड़ा था, यानी कि राजेश, उसका खुद का पति। खैर अब पुलिस उससे सवाल करती है कि ये है क्या और अनुपमा के साथ में हुआ क्या है और राजेश ने ये क्या कर दिया। और अब हमारे सामने आती है एक दर्दनाक भयानक जुर्म की दास्तां। असल में 57 दिन पहले एक रात राजेश और अनुपमा का झगड़ा हो गया था और उनके बीच उस दिन वो झगड़ा शांत हुआ ही नहीं और राजेश ने गुस्से में अनुपमा को धक्का दे दिया था और वो बेड के पास जा गिरी, जिसका सर बेड के किनारे पर लग गया और उसका सर फट गया था, जिससे वो बेहोश हो गई। अब राजेश को ये देखकर घबराहट होने लगी कि क्या हुआ, कहीं अनुपमा मर तो नहीं गई, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और हॉस्पिटल ले जाने पर वो बच भी सकती थी। लेकिन राजेश के अंदर इतना गुस्सा होता है कि उस वक्त वो पिलो से उसका मुंह दबा देता है और उसको जान से मार देता है। वारदात तो हो ही चुकी थी और अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी तो सामने ही पड़ी थी और अब राजेश फंस सकता था, क्योंकि बॉडी को तो कोई भी देख लेगा। घर के अंदर छोटे बच्चे भी थे तो वो देख लेंगे, किसी को बोल भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर वो रहा करते थे वो एक अच्छी कॉलोनी थी। अब एक दिन राजेश ने इंतजार किया और अगले ही दिन वो एक डीप फ्रीजर 20,000 रुपए में खरीद कर लाया, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू था, और एक लकड़ी काटने वाली एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आरी लेकर आया और घर के बाथरूम में उसने उस बेचारी की बॉडी को खत्म करने का इरादा बना लिया। और उसने एक और चीज ये करी थी कि वो कुछ कुछ सामान लेकर आया, लेकिन हर एक सामान अलग अलग शॉप से लिया गया था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। अब पहले तो उसने बॉडी को डीप फ्रीजर के अंदर रखा ताकि वो पूरी तरह जम जाए और बाद में उसने उसे बाहर निकाला और चेक किया जहाँ पर बॉडी जम गई थी और वहां से उसने उसको काटना शुरू कर दिया। और उसने नॉर्मल तरह से ये नहीं किया था, बल्कि उसने एक एक करके ऐसा किया ताकि खून ना निकले। वो एक दिन एक पार्ट काटता, उसको वापस से फ्रीजर के अंदर रखता, फिर ऐसा करता रहता, क्योंकि इससे फ्लोर गंदा हो सकता था। और ये काम उसने बच्चों के स्कूल जाने के बाद में किया था, यानी कि पहले उसने 4 से 5 दिन तक बॉडी को फ्रीजर के अंदर रखा, क्योंकि उस वक्त बच्चों की छुट्टी चल रही थी। और जब वो स्कूल जाने लगे तो राजेश ने अपना काम शुरू कर दिया और दोपहर तक जब तक बच्चे स्कूल में रहते वो अपना काम खत्म करता, थोड़ा थोड़ा कट करता और वापस फ्रीजर में रख देता। और ऐसा करते करते उसने उसके 72 टुकड़े कर दिए थे और अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में रख दिया, जिसके बाद में ऑब्वियसली उनको फ्रीजर के अंदर स्टोर कर दिया था, जो कि पुलिस को मिला था। अब आधा काम उसका खत्म हो चुका था, लेकिन बाकी का काम अभी बाकी था, यानी कि बॉडी को ठिकाने लगाना। लेकिन ये काम वो दिन में या दोपहर में नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसके हाथ में पॉलिथीन को लेकर जाते देखेगा तो कोई भी पूछ लेगा कि इसके अंदर क्या है। तो
उसने एक प्लान बनाया और बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती वो अपनी कार में उनको बैठा था, 1-2 बॉडी पार्ट्स के बैग लेता क्योंकि ज्यादा नहीं रख सकता था क्योंकि वो नजर में आ सकते थे। वो बच्चों को पिकनिक या फिर घुमाने के बहाने मसूरी के पहाड़ों के पास में लेकर आता था, वहां पर तो जंगल वगैरह बहुत है, तो बच्चों के सामने ही उनकी माँ के पार्ट्स को वहीं पर फेंक देता। और वो इस बात का भी ध्यान रखता था कि जहां से वो इन पार्ट्स को फेंक रहा है वहां पर कोई भी आना जाना नहीं चाहिए और वहां पर वाइल्ड एनिमल्स होने चाहिए ताकि उन पार्ट्स को वो खा जाएं। वो हफ्ते दर हफ्ते ऐसा ही करता, बच्चों को बहाने से ले जाता और कार के अंदर उन पार्ट्स को छुपा देता, फिर पहाड़ से नीचे फेंक दिया करता। और ये सिलसिला 57 दिनों से चल रहा था। असल में वो अपनी बीवी का नामो निशान और अपने जुर्म की दास्तां मिटाने में कामयाब भी हो जाता। लेकिन अनुपमा भले ही इस दुनिया में ना हो पर इंसाफ उसको और उसके बच्चों को मिलना ही था। साथ ही साथ राजेश को उसके किए की सजा भी मिलनी ही थी और इसलिए ही अनुपमा का भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसके घर में आया। उन्होंने अपनी फिक्र को कम नहीं होने दिया और पुलिस स्टेशन गए, जिसके बाद में सारा सच अब सबके सामने आ चुका था। और वो मैसेज भी किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने किया था ताकि इस केस को बहुत ही लाइटली लिया जाए। लेकिन उसका यह मैसेज काम नहीं आया बल्कि उसके ऊपर ही बैकफायर कर गया। अब राजेश को पुलिस के हवाले छोड़ दिया गया ताकि कानून उसका फैसला करे और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था कि उसने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। और उसने अपने मोटिव में ये बताया कि अनुपमा का उसके ही फ्रेंड के साथ में अफेयर था, जिससे उसके मन में गुस्सा भर गया था। हालांकि इस बात का किसी को भी भरोसा नहीं हुआ और वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। और आज राजेश अपने उस जुर्म के लिए जेल की सलाखों के पीछे है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, जहाँ पर वो बार बार सजा से बचने के लिए माफी मांगता है, जो कि हर बार कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। अब देखो, मैंने शुरुआत में ये बोला था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये नहीं है। ऐसे केसेस में होता यह है कि डायरेक्ट ही डेथ सेंटेंस मिलती है, वहाँ पर कोई भी लेवरेज नहीं दिया जाता। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाकी देखो, मैं कोर्ट के उसके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन पर्सनल ओपिनियन के बारे में कहा जाए तो उसको पक्का ही डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा गुलाटी देहरादून फुल केस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि ऐसे लोगों की जो सोच है वो होती क्या है, और अगर आप होते कोर्ट की जगह तो आप उसको क्या सजा सुनाते। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।